तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोक्यो गूल एनिमे एंड मांगा के टॉप 10 मेजर डिफरेंसेस के बारे में। अब इसके पहले ये वीडियो स्टार्ट हो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ डेट दिस वीडियो इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम विनेटोस्कोप्स वन पीस मांगा एंड एनिमे कंपैरिजन वीडियो, सो यू शाउट आउट गोज टू हिम। हम सब में से जिस किसी ने भी टोक्यो गूल एनिमे देखा है या फिर उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो हम सब ने एक बात जरूर सुनी होगी दैट जो एनिमे है उसने मांगा के कंपैरिजन में अपनी स्टोरी लाइन को काफी खराब कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे जेन्युइनली अपनी बात करूँ तो मैं खुद हमेशा से यही सोचता था डेट सारे लोग टोक्यो गूल के एनिमे को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या है। सो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं एंड मुझे कुछ पॉइंट्स मिले हैं जिसे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो मैं वीडियो में आगे प्रोसीड करने के पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। सो बिना और टाइम वेस्ट किए हम आगे अपने मेन वीडियो में प्रोसीड कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. Number 10, different order of events। सबसे पहली चीज जो टोक्यो गूल एनिमे में मांगा से डिफरेंट दिखाई गई थी वो थी दी ऑर्डर ऑफ इट्स आर्क एंड ऑर्डर ऑफ सेवरल इवेंट्स। स्पेशली टू ऑफ द अर्ली आर्क्स ऑफ टोक्यो गूल एनिमे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम मांगा। अगर हम टोक्यो गूल मांगा की बात करें तो वहाँ पे सुकीयामा के साथ जितने भी इवेंट्स हुए थे उन्हें पहले दिखाया गया था, देन डोव एमरजेंस आर्क दिखाई गई थी। लेकिन अगर हम एनिमे की बात करें तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ सम रीजन इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ और दोनों आर्क्स की जो सीक्वेंस है उन्हें इंटरचेंज कर दिया गया। वैसे तो इसका कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं दिया गया है, लेकिन काफी सारे टोक्यो गूल फैंस का ऐसा मानना है डेट कानेकी एंड टोका जब गूल इन्वेस्टिगेटर्स से फाइट करते हैं तो डेट वाज मोर एक्साइटिंग पार्ट। एंड इसी वजह से टोक्यो गूल एनिमे में दोनों आर्क्स का इंटरचेंज प्लान किया गया सो डेट जो ऑडियंस है वो ज्यादा बेटर हुक हो पाए, लेकिन इसका जो ओरिजिनल रीजन है वो तो स्टिल अननोन है। नंबर 9, अंडरकवर एट सीसीजी। डोव एमरजेंस आर्क के वक्त कानेकी एंड टोका ने डिसाइड किया था डेट दे वुड स्नीक इनटू सीसीजी, जो कि टू बी प्रिसाइज उनके एनिमीज का हेडक्वार्टर्स है। अकॉर्डिंग टू टोक्यो गूल मांगा जब वो दोनों अंडरकवर होकर सीसीजी में एंटर करते हैं तो दिस मोमेंट सपोज टू बी कॉमिकल, बट शायद एनिमे वालों ने ऐसा सोचा होगा कि ये मोमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इस वजह से इसे एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे भी सेवरल सिग्निफिकेंट इवेंट्स जरूर हुए थे, जैसे कि कानेकी एंड टोका जब हाई स्कूल स्टूडेंट्स के डिस्गाइज में वहाँ पे एंटर करते हैं तो जो माडो है वो कानेकी को आरसी डिटेक्टर के थ्रू गूल डिटेक्शन टेस्ट करने के लिए फोर्स करता है। लेकिन यहाँ पे कानेकी जब मजबूरन अपने डिटेक्शन टेस्ट को अटेम्प्ट करता है तो वो इवेंचुअली वहाँ से पास हो जाता है, जिसके बाद सारे व्यूअर्स को एक अंदाज़ा मिलता है कि जो कानेकी है वो बाकी गूल से समवॉट डिफरेंट है। नंबर 8, एमोन सराटा। जब टोक्यो गूल में कानेकी एंड एमोन की फाइट हुई थी उसके बाद जितने भी टोक्यो गूल फैंस थे वो फाइट से रिलेटेड अपनी अपनी एंटिसिपेशंस को सामने रखने लगे थे। एंड फाइनल फाइट हो जाने के बाद जब भी कानेकी एंड एमोन अपने पाथ्स को क्रॉस करते थे तो वो हमेशा एक दूसरे के ट्रू मोटिव को जानने के पीछे लगे रहते थे। अगर हम टोक्यो गूल मांगा की बात करें तो वहाँ पे फाइनल फाइट में एमोन ने अराटा आर्मर को इक्विप करके कानेकी से फाइट करी थी एंड अल्टीमेटली फाइट में एमोन ने अपने एक आर्म को लूज कर दिया था और जो कानेकी है उसको काफी ज्यादा इंजरीज मिली थी। लेकिन वहीं अगर हम टोक्यो गूल एनिमे की बात करें तो वहाँ पे फाइनल फाइट के वक्त जो एमोन है उसने अराटा आर्मर को इक्विप नहीं किया था बल्कि उसने क्विंके को यूज किया था, जिसके बाद उसने कानेकी से फाइट की थी। वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी डिटेल नहीं है, लेकिन एमोन ने अगर अराटा आर्मर को भी इक्विप किया होता तो वो फाइट और भी बढ़िया हो जाती। नंबर 7, एक्सप्लेनेशंस इन टोक्यो गूल रे। अगर आप लोगों ने टोक्यो गूल एनिमे देखा है तो आप सबने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी डेट जब टोक्यो गूल रे की शुरुआत होती है तो वहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो जाती हैं एंड हमें ढंग से कुछ समझ नहीं आता। असल में इस पॉइंट में टोक्यो गूल रे एनिमे में कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था एंड कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी एंड काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिटेल्स को भी मिस कर दिया गया था इन रिगार्ड्स टू क्विंक्स कॉड। एंड इसके बाद जब अल्टीमेटली टोक्यो गूल रे का सेकंड सीजन आता है तो ये जो डिटेल्स को स्किप करने की प्रोसेस है ये इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है कि पूरे एनिमे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं। टोक्यो गूल रे सेकंड सीजन में कानेकी लिविंग द क्विंक्स कॉड, ताकासुकी's कैरेक्टराइजेशन एंड ऑलमोस्ट होल ऑपरेशन रूशिमा स्किप कर दिया गया था एंड मेनली इन्हीं चीज़ों की वजह से टोक्यो गूल एनिमे को सो कॉल्ड रुइन का खिताब दे दिया गया। नंबर 6, 103 बोन्स। आओगिरी ट्रियाक में जब कानेकी ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो वहाँ पे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो पहले से समवॉट इंक्रीज हुई थी। When he finally broke free from his imprisonment and found Ayoto nearly killed Toka, he didn't took it too well. असल में कानेकी एंड आयोटो ने यहाँ पे एक फाइट भी की थी जिसमें कानेकी टर्न्ड आउट विक्टोरियस बाय अ लॉन्ग शॉट एंड अल्टीमेटली आयोटो को यहाँ पे अपना लेसन मिल गया।
एंड क्योंकि आयोटो ने अपनी सिस्टर को हाफ किल किया था रादर देन कंप्लीटली फिनिशिंग हर ऑफ, तो कानाकी यहाँ पे आयोटो के साथ भी ऐसा करता है एंड अल्टीमेटली उसे हाफ किल कर देता है बाय ब्रेकिंग हाफ ऑफ हिज बोन्स। लेकिन ये तो रही टोक्यो गूल मांगा की बात। अगर हम टोक्यो गूल एनिमे की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि जब कानेकी आयोटो से फाइट करने के लिए जाता है तो आयोटोज फेलो मेंबर ऑफ आइगिरी उनकी आके फाइट को इंटरप्ट कर देता है, जिसके बाद अल्टीमेटली कानेकी को वहाँ से रिट्रीव करना पड़ता है। अगर हम मांगा की बात करें तो उसके हिसाब से ये फाइट इतनी ज़्यादा बढ़िया थी कि अगर इसे एनिमेट किया होता तो ये टोक्यो गूल एनिमे की वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में से एक बन जाती, लेकिन अल्टीमेटली एनिमे के नसीब में ये सब नहीं था। नंबर 5, रीजेस होल कैरेक्टर। जैसा कि हमने टोक्यो गूल एनिमे में देखा है कि बेसिकली रीजे पहले कानेकी पे अटैक करती है, जिसके बाद अल्टीमेटली जब रीजे की डेथ हो जाती है और कानेकी इंजर्ड हो जाता है तो उसे गूल में कन्वर्ट होना पड़ता है। यहाँ पे मैं ओवर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कानेकी की गूल बनने की स्टोरी कुछ ऐसी ही है और उसके गूल बनने में रीजे का बहुत ही बड़ा हाथ है। ऐसा होने के बाद कानेकी जब हाफ गूल बन जाता है तो उसे ह्यूमन फ्लैश काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन उसके हाफ गूल होने के बाद भी क्योंकि उसके पास स्टिल एक ह्यूमन हार्ट था तो वो किसी भी ह्यूमन की जान नहीं ले पाता। हमने ये चीज़ भी देखी है कि कानेकी जब भी ह्यूमन फ्लैश की हंगर से फाइट करता है तो उसे अपनी गूल आइडेंटिटी से भी फाइट करनी पड़ती है, जिस वजह से उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं जिसमें उसे रीजन नजर आती है। एंड ये चीज़ एनिमे में हमें काफ़ी शुरुआत से दिखाई गई थी। लेकिन अगर हम टोक्यो गूल मांगा की बात करें तो वहाँ पे कानेकी को रीजे के हेलुसिनेशन टॉर्चर मूवमेंट से पहले नहीं होते हैं एंड उसके बाद ही होना स्टार्ट होते हैं। वैसे तो ये अभी तक पहला फैसला है जो कि एनिमे के साइड से सही था, क्योंकि ये डिसीजन लेने के बाद रीजे को बेटर स्क्रीन टाइम मिल पाया एंड उसके कैरेक्टर में अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा मोर डायनेमिक्स ऐड हो गए। लेकिन बाद में हमें टोक्यो गूल मांगा में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जब कानेकी डॉक्टर कोनो की लैब में जाता है तो वहाँ पे उसे रीजे मिलती है जिसे डॉक्टर कोनो वन आई गूल को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे थे। अगर हम टोक्यो गूल मांगा की बात करें तो वहाँ पे हमें एनिमे के कंपैरिजन में रीजे का कम स्क्रीन टाइम मिला, लेकिन अल्टीमेटली हमें एक कंक्लूजन मिल गया कि वहाँ पे रीजे जिंदा थी। वहीं पे अगर हम टोक्यो गूल एनिमे की बात करें तो वहाँ पे हमें एंड तक कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं मिलता है। नंबर 4, चेन टच। टोक्यो गूल फैंस एक बात और काफ़ी अच्छे से जानते हैं, डैड कानेकी को झूठ बोलने की बहुत आदत थी। जब भी कानेकी झूठ कहता था तो वो अपनी चेन को टच करता था एंड जब भी ही वॉज टॉकिंग अबाउट रीजे, टोका, हिज मदर, हाइट और इवन हिमसेल्फ, वो अपनी चेन को कॉन्स्टेंटली टच करता ही रहता था। हमें कानेकी की इस आदत के बारे में तब पता चलता है जब हाइट टोका को कानेकी की इस आदत के बारे में बताता है, बट अगर हम एनिमे की बात करें तो वहाँ पे कंपेरेटिवली ऐसे मोमेंट्स बहुत ही कम देखने को मिले हैं जहाँ पे वो ऐसा कर रहा हो। वैसे अगर हम मांगा की बात करें तो वहाँ पे हमें कानेकी की इस हैबिट के बारे में बहुत ही ज़्यादा बार बताया गया था, लेकिन कोई भी रीडर जब मांगा पढ़ता है तो वो यही चीज़ सोचता है कि ये कानेकी की कोई नॉर्मल सी हैबिट होगी और वो इसे इग्नोर कर देता है। वहीं अगर हम एनिमे की बात करें तो किसी भी व्यूअर को ये चीज़ नोटिस करने का मौका ही नहीं मिलता, जिस वजह से वो इस हैबिट से रिलेटेड आगे कोई प्रेडिक्शन निकाल ही नहीं पाता। इट वॉज लिटरली लाइक एनिमे ने कानेकी के कैरेक्टर का एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट एलिमिनेट ही करके रख दिया बाय नॉट हाईलाइटिंग दिस एट्रीब्यूट मोर। नंबर 3, आई एम अ गोल। टोक्यो गूल फर्स्ट सीजन के फाइनल एपिसोड में जब आओगिरी सियामुरी कानेकी को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है तो कानेकी बीइंग एंड वन आइड गूल बहुत फिजिकली एंड मेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे कानेकी अपनी सेमी गूल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे एनिमे एंड मांगा में इस पूरे इंसिडेंट को डिफरेंटली पोर्ट्रे किया गया था एंड द डिफरेंस इज ऑब्वियस व्हाइल कंपेयरिंग द टू सीन्स साइड बाय साइड। अगर हम टोक्यो गूल एनिमे की बात करें तो वहाँ पे जब कानेकी पे टॉर्चर हो रहा था तो उस वक्त तो वो काम एंड कंपोज बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब वो अपनी गूल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहा होता है तो वो समवॉट काम एंड कंपोज हो जाता है एंड काफी इजीली अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे कानेकी जब अपनी गूल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिजिकली तो वो चेंज होता ही है, लाइक उसके हेयर कलर चेंज हो जाते हैं एंड ऑल, लेकिन साथ ही साथ उसके मेजर चेंजेस आते हैं उसकी एबिलिटीज में और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही क्विक हो जाता है। लेकिन अगर हम टोक्यो गूल मांगा की बात करें तो वहाँ पे कानेकी अपनी गूल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते वक्त बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है और अपनी फेस की स्किन को रिप ऑफ करने लगता है। वो अपनी फिंगर्स को अपनी आईज में डिग करने लगता है और काफी ज्यादा वायलेंट एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पे इन माय ओपिनियन कानेकी के ट्रांसफॉर्म होते वक्त एनिमे से जब उसके इस वायलेंट नेचर को हटा दिया गया तो काइंड ऑफ उसके कैरेक्टर की एक पूरी एसेंस ही उससे छीन ली गई एंड ऐसा होने के बाद वो सीन स्टिल बढ़िया तो रहता है लेकिन बहुत बेहतरीन हो सकता था जो कि नहीं हो पाया। नंबर 2, हाइड्स डेथ। टोक्यो गूल मांगा में जब कानेकी मेंटली फ्रेजाइल स्टेट में होता है तो वो हाइड की बॉडी को अंडरग्राउंड पाता है एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि कानेकी ने ही उसे अपनी मेंटली अनस्टेबल स्टेट में मार दिया हो, बट इट वॉज नॉट क्लियर। लेकिन हम इतना जानते हैं कि वहाँ पे हाइड मर जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टोक्यो गूल एनिमे की बात करें तो वहाँ पे जो हाइड है वो अपनी एक बैटल के वक्त काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद उसका बेस्ट फ्रेंड कानेकी उसे अपने आर्म्स में अरीमा के पास लेके जाता है सो डैट वो उसे बचा सके, लेकिन अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाता।
एंड इन माई ओपिनियन ये टोक्यो गूल एनिमे की सो फार सबसे सीरियस मिस्टेक थी, बिकॉज हाइड वॉज टोटली अ लवेबल कैरेक्टर एंड एटलीस्ट उसकी डेथ की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड रखना चाहिए था, बट अब हम क्या ही कर सकते हैं। नंबर 1, टोक्यो गूल रूट ए। टोक्यो गूल एनिमे के सेकंड सीजन को स्पेशली ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, बिकॉज एनिमे का वो जो एडेप्टेशन था वो मांगा से एंटायरली डिफरेंट था एंड इट वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। कई सारे लोगों का तो ऐसा भी कहना है डेट एनिमे के साइड से कानेकी के कैरेक्टर डेवलपमेंट को इरेडिकेट करने की ये कॉन्स्पिरेसी थी। बट जोक्स असाइड ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि टोक्यो गूल रूट ए को तो सीधा नॉन कैनन समझ के स्किप ही कर देते हैं। यहाँ पे टोक्यो गूल मांगा में हमें कानेकी का ओगिरी एंड उसके कॉमरेड से एक बहुत ही बढ़िया फाइट में एंगेज होते हुए दिखाया गया था, लेकिन अगर हम एनिमे की बात करें तो वहाँ पे जो कानेकी है वो ओगिरी को ज्वाइन कर लेता है। इन शॉर्ट यहाँ पे टोक्यो गूल एनिमे के प्लॉट में मंगा के प्लॉट से एकदम अपोजिट वर्क किया जाता है एंड आई कैंट से इट वाज अ गुड डिसीजन बाय एनिमे साइड। बाद में टोक्यो गूल रूट ए की स्टोरी के इवेंट्स को मंगा की स्टोरी के इवेंट से इवेंचुअली कनेक्ट कर दिया गया था, बट जो रूट ए में यहाँ पे एनिमे की बर्बादी हुई है ना भाई, यहाँ पे एनिमे को ट्रू पीस ऑफ आर्ट से बदल के ट्रू पीस ऑफ शिट बना दिया। एंड समवन प्लीज कोट दिस गॉड डैम लाइन। तो बस यार भाई, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं एंड इस वीडियो में हमने डिस्कस किए टोक्यो गूल एनिमे एंड मंगा के 10 डिफरेंसेस। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मे बी हम और एनिमेस पे इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं और शायद तक टोक्यो गूल का भी नेक्स्ट पार्ट आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ये फिक्र भी अब तुझे लगे, शक दिया वक्त दिया सब, फिर भी तेरे मेजबान बड़े, हमने के बांधते रहे, खुशियों को बांटते रहे, गलती से सीखे क्यों हम खुद ही खुद को डांटते रहे। शायरी गुमनाम रहे, मुंह पे वो अनजान बने, कैसे ये जहां मिले अनजाने मेरे नाम मिले, छोड़ो के हम कहाँ मिले, दुनिया के लिए चांद बने, महफिलों की जान बने, दीवारों के कान खड़े, कहती वो इंसान बने, दिलों की जबान बने, खुद से ये सवाल करें क्या तेरे एहसान बड़े।